अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि किस तरह मेरे कप्तान अपनी हुकूमत गिराने वाले से ही हुकूमत दिलवाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने मेरे कप्तान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर और बैरिस्टर सैफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरे कप्तान ने तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब खान को नामजद कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर सैफ ने मेरे कप्तान का अमेरिका के नाम पैगाम सुनाकर सबको हैरान कर दिया। खान साहब की तरफ से ये मैसेज है, अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना ये अमेरिका का फर्ज बनता है। जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनसे कहे नासर रसूख इस्तेमाल करे, वो इसका सदेबाब करें। नाज़रीन, 27 मार्च 2022 इतवार का दिन था। इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी थी। मेरे कप्तान ने अपनी तवील तकरीर के आखिर में जेब से एक कागज निकाला और हवा में लहराते हुए अपने कारकुनों से कहा कि बैरून मुल्क से यह खत लिखा गया है और इसमें धमकी दी गई है कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाए। इस तकरीर में उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन 4 दिन बाद कौम से खिताब करते हुए मेरे कप्तान ने अमेरिका का नाम ले दिया। 10 अप्रैल 2022 की रात को तहरीके अदम एतमाद भी कामयाब हो गई, लेकिन उससे पहले भी अमरीकी मदाखलत के बारे में तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत कुछ कहा गया। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। हमने उनको डिमाश किया है। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को यकीन दिलाया गया कि उनकी हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के जरिए हटाया गया है। अमरीकी मदाखलत का जायजा लेने के लिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए, एलामिये जारी हुए। DGISI और DGISPR को अमरीकी मदाखलत के हवाले से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन मेरे कप्तान अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर फरवरी 2023 में अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के दौरान मेरे कप्तान ने कहा कि अब जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं ये नजर आ रहा है कि ये अमेरिका नहीं था जिसने उनकी हुकूमत को निकालने के लिए कहा। मेरे कप्तान ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से जो शवाहिद सामने आए हैं उनके मुताबिक ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जिन्होंने किस तरह अमरीकियों को ये यकीन दिला दिया कि मेरे कप्तान अमरीका मुखालिफ हैं। इस यू टर्न के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मेरे कप्तान अपने अमरीकी मदाखलत के बयानिए से पीछे हट जाएंगे, लेकिन मेरे कप्तान ने किसी एक मौक़िफ़ पर खड़े रहना मुनासिब न समझा। दिसंबर में मेरे कप्तान ने जेल में अपनी बहन अलीमा खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ अमरीकी सफीर डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में मुकदमा कायम करेगी। ये फैसला कर लिया है, इमरान खान के बेटे सलमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका के अंदर। नाज़रीन, पिछले 3 माह में डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में केस दायर होने की कोई पेशरफ्त तो सामने नहीं आई, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मेरे कप्तान ने अमरीका की तरफ देखना शुरू कर दिया है। एब्सोल्युटली नॉट, अमरीकी मदाखलत नामंजूर, हम कोई गुलाम हैं और गुलामी नामंजूर के नारे से शुरू होने वाला सफर अब अमरीका से मदाखलत की दरख्वास्त तक पहुंच गया है। जिनकी मदाखलत को नाजायज करार दिया गया था, अब उन्हीं के सामने दुहाई दी जा रही है। मेरे कप्तान के इस ताज़ा तरीन यूटर्न और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 8 फरवरी तक तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नारा गुलामी नामंजूर था। तहरीक इंसाफ ने अचानक इस नारे को भुलाकर अमरीका से धांधली पर आवाज उठाने की दरख्वास्त क्यों की? क्या यह किसी दूसरे मुल्क को अपने मुल्की मामलात में मदाखलत की दावत नहीं? सवाल नंबर 2, मुल्क में इदारे मौजूद हैं, अदालतें काम कर रही हैं, फिर तहरीक इंसाफ अमरीका से ही क्यों उम्मीदें लगा रही है? सवाल नंबर 3, क्या तहरीक इंसाफ ने इरादी या गैर इरादी तौर पर यह मान लिया है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेकर ही मुल्की मामलात को सुलझाया जा सकता है? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में जो मुकदमा करने जा रही थी, क्या अब इस फैसले से यू टर्न ले लिया गया है? सवाल नंबर 5, जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी से राब्तों की खबर आई, फिर अचानक पार्टी रहनुमाओं की जानिब से तरदीद कर दी गई। क्या तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों से मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ माजी में जमीयत उलमा इस्लाम फे पर बहुत तनकीद करती रही है, अब उसी पार्टी की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। क्या दोनों जमातें असूलों की बुनियाद पर एक दूसरे के करीब आ रही हैं या ये सब सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है? सवाल नंबर 7, मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंटी सियासत से पहली दफा नाला नजर आए,
मौलाना 16 माह तक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे, अब अपनी साबका इत्तेहादी जमातों के हवाले से वो इतना जारहाना रवैया क्यों अपना रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब पे तबसरा भी लेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब साहबा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अमरीका को जरा झंझोड़ा जाए, उन्हें उठाया जाए कि जनाब इतनी धांधली हुई है मुल्क के अंदर, तो इस सिलसिले में कोई जरा सख्त स्टांस दिया जाए। आपके क्या रद्देमल होगा इस पर? मंसूर, सबसे पहली बात है, मुझे कोई इतनी हैरानगी नहीं हुई क्योंकि आपने इनके मुंह से एब्सोल्युटली नॉट, हम गुलाम हैं, हम पता नहीं क्या है, मेरी हुकूमत गिरा दी, साइफर आ गया, मेरे खिलाफ साजिश हो गई। तो ये जो कॉलो फेल में तजाद है और अमेरिका यहाँ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इलेक्शन लॉ के तहत तमाम आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन का, फिर ट्राइब्यूनल्स का, फिर हाई कोर्ट्स का, फिर सुप्रीम कोर्ट का, वो यूटिलाइज नहीं कर रहा। ये 2013 की तरह धांधली धांधली धांधली। और बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका क्या करेगा यहाँ? क्या आप इलेक्शन कमीशन अपनी दरखास्तें लेकर जा रहे हैं? क्या आप ट्राइब्यूनल्स में लेकर जा रहे हैं पिटिशंस? और ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने बड़े शफाफ इलेक्शंस कराए हैं। फॉर्म 45 जो है वो सारे ठीक है, फॉर्म 47 ठीक है। पंजाब में जहां आप जीते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां आप हारे हैं वहां इलेक्शन कमीशन को गाली और वहां अमेरिका को दावत। तो ये असल में वो जहनीत है, वो माइंडसेट है जो कभी आपको 2014 में धरने में, सुप्रीम कोर्ट के बाद गंदे कपड़े लटकाने में, कब्रें खोदने में, डी चौक में नजर आता है। कभी आपको ये माइंडसेट जो है वो गिरा दो, मार दो, जला दो, पुलिस वालों को सारे खोले हुए नजर आता है। कभी आपको पेट्रोल बम्स में नजर आता है, कभी आपको 9 मई में नजर आता है। मुल्क में अदम इस्तेकाम हो, चाहे वो सियासी हो, माशी हो, ये इसमें माहिर है। और यही बातें हैं, अमेरिका को दावत दे रहे। भी अमेरिका क्या करेगा? हमारा इलेक्शन है, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप कानूनी प्लेटफॉर्म्स को, उन तमाम चीजों को लीगली, जो इलेक्शन लॉ आपको, कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसके मुताबिक आप उसको यूटिलाइज करें। मरियम साहब, लेकिन अगर धांधली के हवाले से उनके खदशात हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो अब देख लीजिए ना कि इतनी ज़्यादा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो हैं वो भी इन नताइज को नहीं मान रहे और आपस में कॉन्टैक्ट हो गया है मौलाना फजलुर रहमान की जमात का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो मौलाना साहब जो हैं वो तो PDM के सरबराह थे, लेकिन वो भी अब इमरान खान साहब से बातचीत के लिए दरवाज़ा खोल चुके हैं। नहीं, बातचीत देखें, हर किसी की बातचीत, उनका जमहूरिया, कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खुला, उनके पास एक मौक़िफ़ किया है। लेकिन क्या मौलाना साहब ने अपनी प्रेस टॉक में ये कहा है कि मैं जला दूंगा, गिरा दूंगा, मार दूंगा, अमेरिका आके मेरी हेल्प करे? क्या? और हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है मंसूर, हमें KPK में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम भी इलेक्शन कमीशन में पिटिशन दी हैं। जितनी पिटिशन हमने दी हैं, इनकी इतनी पिटिशन वहाँ नहीं है। अच्छा। हमने खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में दी है। मौलाना साहब भी जो प्लेटफॉर्म्स है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना साहब ने क्या ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका आए, लंदन आए, बरतानिया आए और EU आए, हमारी हेल्प करें? दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो है वो वाज़े तौर पे अब तो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए नाम अनाउंस कर दिया, वज़ारत आला पंजाब के लिए भी नाम अनाउंस कर दिया। तो उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि नंबर गेम जो है वो पलट जाएगी और ट्रिब्यूनल से जो है हमारे हक में फैसले आना शुरू हो जाएंगे। जी मंसूर, कभी उनकी कॉन्फिडेंस का लेवल 180 सीटों पे चला जाता है, कभी कॉन्फिडेंस का लेवल 150 पे चला जाता है, कभी कॉन्फिडेंस का लेवल 120 पे आ जाता है। तो हमने तो पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस टॉक में ये अनाउंस कर दिया है कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो बनाएं, परेशानी किस बात की? ठीक, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नजर नहीं आ रहे इस वक्त पूरे पॉलिटिकल सीन के अंदर। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दीगर इत्तेहादी जमातों की, वहां पे भी बड़े मियाँ साहब नजर नहीं आ रहे। किधर हैं? क्या वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बिल्कुल वो बैकफुट पे चले गए हैं? नहीं, बिल्कुल बैकफुट पे नहीं गए। नवाज शरीफ साहब ने ही शहबाज साहब को एज प्राइम मिनिस्टर और मरियम साहिबा को एज चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया है फ्रॉम PMLN। और नवाज शरीफ साहब ने ही, आपको याद होगा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब को ये असाइन किया था कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ राब्ता करें और हुकूमत साजी में ताउन मांगे, और जिसके आपने देखे हैं डिफरेंट मराहिल। आज भी दूसरी मीटिंग थी पीपल्स पार्टी एंड PMLN। तो और वो सारी रिपोर्ट जो है, सारी उसकी अपडेट जो है वो वापस नवाज शरीफ साहब के पास रोजाना की बुनियाद पर जाती है। और वो अपनी जो उनकी रूटीन की मीटिंग्स हैं वो भी कर रहे हैं, पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं। रायवन में वो मौजूद हैं जहाँ वो पहले थे, और वो बहुत इसके ऊपर कंप्लीट, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर उनकी ओवरसाइट। और नवाज शरीफ साहब का कैबिनेट के अंदर कोई रोल होगा? कोई मिनिस्ट्री लेंगे या वो मिनिस्ट्री नहीं लेंगे? इस हवाले से कुछ बताइए। उनका रोल तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मुल्क का वजीर आजम नॉमिनेट करने का और पाकिस्तान के सबसे बड़े
सूबे का चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करने का है, जो कि मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक ऑनर की बात है, एजाज की बात है। और ये ऑनर भी अल्लाह ताला ने 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम, जो कि इस खित्ते के सबसे मंझे हुए, सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे बड़े स्टेट्समैन है, अल्लाह ताला ने उनके उसमें रखा है हिस्से में। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इससे बड़ा तो ऑल रोल ना पाकिस्तान की सियासत में और ना किसी भी मुल्क की सियासत में हो सकता है। मरियम औरंगजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू आपने सुनी। नवाज शरीफ साहब का रोल क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुख्तलिफ जवातों से रब्ता कर रही है उस पर भी वो तबसरा कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर हमारे साथ 3 तजियाकार मौजूद होंगे, वो क्या राय रखते हैं इसको इवैल्यूएट करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका को मजीद सख्त मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत है धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से। साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हफ्ते वाले दिन एहतजाज किया जाएगा, पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। और अब ये तहरीक एक नई तहरीक का एक किस्म का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। साथ ही साथ अपने सबसे बड़े हरीफ मौलाना फजलुर रहमान JUFA से उनके साथ भी जो है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलने का फैसला कर लिया गया है PTI की जानिब से। मामला आखिर जा किस तरफ रहे हैं, क्या ये धांधली के इल्ज़ाम थमेंगे या ये मजीद इंक्रीज होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, तफसील से बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। स्टूडियो के अंदर मेरे साथ मौजूद है बीनी सलीम साहिबा, हमें ज्वाइन कर रही हैं तजियाकार गरीदा फारूकी साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरे दोस्त और तजियाकार इरशाद भट्टी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मैं सबसे पहले गरीदा आपसे ज़रा सवाल का आगाज़ करना चाहूँगा कि ये आज इमरान खान साहब की जानिब से वाज़ेह हिदायत दी गई PTI को कि जनाब ये अमेरिका को जो है वो ख़ास तौर पे पैगाम दें कि आप ज़रा अपना सख्त स्टांस लें, देखें क्या हुआ है मुल्क के अंदर। तो ये यहाँ तक बात क्यों पहुँची आपकी नज़र में कि अमेरिका को ये पैगाम देना पड़ गया? देखिए, अमेरिका का पाकिस्तान की सियासत में बल्कि सुपर पावर है, तो दुनिया भर की सियासत में, दुनिया भर के इलेक्शंस में अमेरिका का एक किरदार तो होता है उनके बयानात, उनकी हुकूमत के बयानात के हवाले से। लेकिन इस इलेक्शंस में जो अमेरिका की तरफ से बयानात आए हैं बहुत हैरानकुन हैं। 2018 का इलेक्शन भी हम सब ने देखा और मेरा जाती ख्याल है कि 2024 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उससे कहीं बदतर बल्कि बदतरीन 2018 के इलेक्शन थे। और उस वक्त तो पाबंदी थी हम सब पे, इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान हम सब पर पाबंदी थी। हम लोगों को उठाया जा रहा था इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान कि आपने ऐसी बात ही नहीं करनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और जीत सकता है। इस दफा 2024 के इलेक्शंस में ट्रांसमिशन में अभी जबकि 5-10% ही रिजल्ट आए थे। मेरा ख्याल है कि शायद नकार खाने में तूती की आवाज कि मैं ही वाहिद बोल रही थी कि भाई सब्र कर जाएं, अभी यहाँ पर सिर्फ 5-10-15% रिजल्ट आए हैं, ये आपको ट्रेंड नहीं बता रहे होते। लेकिन पूरे मीडिया पर एक हल्ला शेरी मची हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, जिसका क्लेम उन्होंने पहले 8 बजे किया रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम जीत रहे हैं। 10 बजे उन्होंने क्लेम किया कि हम जीत गए हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि इस इलेक्शन में किस तरह से मैन्यूवरिंग हुई है। रिगिंग का तो मेरे पास खैर कोई सबूत नहीं है, उसको तयन करने के लिए इदारे मौजूद हैं, लेकिन एक मिसाल मैंने आपको दी है। इससे ज्यादा 2018 से पहले इससे ज्यादा बदतरीन जो है वो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हुई थी, प्री पोल रिगिंग माजरत के साथ, फिर पोस्ट इलेक्शन जो हुआ, पोस्ट इलेक्टोरल डे, वो सबके सामने है। सो मेरे लिए कम से कम हैरानकुन है कि इस दफा अमेरिका की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये नौबत कहां से आई, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हम एडमिट कर सकते हैं ना, उनसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके नजदीक यू टर्न लेना एक बड़ा अजीम कारनामा होता है। मुझे एक सिर्फ सवाल गरीदा, आपकी गुफ्तगू से मुझे इस तरह लगा है कि आप नहीं समझती कि 2024 में के इंतखाबात में कोई धांधली हुई है। मेरे पास धांधली के सबूत नहीं है, मैंने देखा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। धांधली के सबूत जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास मौजूद होंगे, होने भी चाहिए, और धांधली का तयन करने के लिए इदारे मौजूद हैं। जहां तक मैंने देखा, जो हमने सुना बतौर सहाफी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जी उनके लोगों को रोका गया, लेकिन हम फैक्ट्स को एनालाइज भी तो करें ना, दोनों तरफ से वेटेज हम पुट ऑन करें ना। तहरीक इंसाफ का था कि हमें रोका जा रहा है, तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स किसके गए? मंसूर खान के तो नहीं गए, मेरे तो नहीं गए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गए सबसे ज्यादा। सो कैंडिडेट्स किसके खड़े हुए और फिर सबसे ज्यादा जीते किसके, ये तो
पीटीआई का अपना मौकिफ है ना। हाँ। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जीत भी आप गए। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, सर आपका तज्जिया क्या कहता है? 2024 और 2018 का इलेक्शन कंपेयर तो ऑब्वियसली हर जगह हो रहा है, आपका क्या तज्जिया कहता है? गरीदा साहिबा कहती है मैंने अब तक कोई धांधली के ऐसे इल्जामात नहीं देखे, बल्कि मीडिया के हवाले से भी जो है वो सख्ती नहीं देखी जो 2018 में देखी गई थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018, 2013, 2008, 2002 इसी तरह चलते जाइए, पीछे चलते जाइए। 1970 के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ इंतखाबात फेयर थे। ठीक है, कितने फेयर थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके उस बाकी कोई इंतखाबात शफाफ नहीं थे। लेकिन आप जब 2018 और 2024 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि 2024 2018 का बाप है। आप देखिए, बिलाशुबा 9 मई हुआ, बिलाशुबा रियासत पर हमला हुआ, बिलाशुबा वो एक शर्मनाक दिन था, बिलाशुबा नहीं होना चाहिए था, और बिलाशुबा उनके मुलजमों और मुजरमों को आप सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या 2018 के इलेक्शन में उम्मीदवार पकड़े गए थे? अच्छा, क्या 2018 के इलेक्शन में इस तरह तजवीज़ कुनिंदे, तायद कुनिंदे पकड़े गए थे? क्या 2018 के इलेक्शन में नाम पेपर जो नामजदगी है फाड़े गए थे, छीने गए थे, या इतने थोक के हिसाब से मुस्तरद किए गए थे? ठीक है, क्या 2018 में किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीना गया था? क्या 2018 में किसी पार्टी को का जलसा, जलूस, रैली छोड़ें, कार्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं थी? क्या 2018 में जिस तरह एक जमात के पुलिस थानों में इजलास होते थे कि बताएं आपके हल्के में कौन है सरकर्दा आदमी दूसरी जमात का, कि 2000 और फिर आगे आ जाइए तो प्री पोल हो गया, पोल आगे आ जाइए, 9 से 5 तक इलेक्शन था, उसके बाद देख लें 10 जमातें देख लें। मौलाना साहब जो उस वक़्त धांधली के सबसे, मेरा भी छोड़ दें, किसी और का भी तबसरा छोड़ दें, मौलाना साहब जो उस वक़्त पीडीएम के सरबराह थे, जो उस वक़्त कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इमरान खान की धांधली ज़्यादा हुकूमत है, वो आज कह रहे हैं कि 2018 में अगर धांधली हुई थी तो अब धांधला हुआ है, 2018 में अगर धांधली हुई तो अब झुरलो फिरा। वो कह रहे हैं कि अब तो भाई 2018 का रिकॉर्ड टूट गया है। तो मौलाना साहब की बात छोड़ दें, 10 जमातें 16 जनवरी को निकल रही हैं बाहर, उनका ले लें। भट्टी साहब, कभी ऐसे 2018 में हुआ था कि एक जीता हुआ। भट्टी साहब एक गुजारिश, लेकिन गरीदा साहबा ने यह भी कहा कि मीडिया 8-9 बजे ही कहना शुरू हो गया कि जनाब फलां जीत गया है, फलां जीत रहा है। ये नहीं करना चाहिए था, अभी सिर्फ 8-10% रिजल्ट आए थे, तो ये भी तो मीडिया का कसूर है ना फिर। जी, मीडिया का तो ये भी कसूर है कि वो वैसे एक बात है कि वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो रात का हारा हुआ अगर दिन को जीत जाए तो उसे हारा हुआ नहीं कहते। अच्छा, तो मीडिया का तो कसूर हजूर ये है, ये वही मीडिया है जो 2018 में था, और ये वही मीडिया है जो बता रहा था और सुना रहा था, और जिस तरह रिजल्ट आ रहा था और फिर जिस तरह रुक गया और फिर जिस तरह जो कुछ हुआ, ये मीडिया ही था। आप मीडिया पे अगर कोई चला भी दे कि ये फलां जीत रहा है, फलां हार जाए, इससे इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर पर क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, क्या जो EVMS या जो भी था इस वक्त वो मीडिया से रिलेटेड था? तो जो कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया वो उसने देखकर रिपोर्ट किया, और जो कुछ देखा वो रिपोर्ट उसने बाद में भी किया। ठीक है, तो अगर 2018 और 2024 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। कोई ठीक है, और आगे सर पॉइंट आ गया। अगर आप ये कहना चाहते, आ गया सर, पॉइंट आपका आ गया। बीनी सलीम साहबा, मैं भट्टी साहब की वो बात, उन्होंने कहा जी 2024 जो है वो 2018 का भी बाप है, मतलब ये, और उन्होंने कहा कि कंपैरिजन, आपने सुन ली सारी गुफ्तगू के, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बहुत ज्यादा धांधली हुई है यार। ये रिश्तों का तो खैर मुझे पता नहीं, रिश्ते तो भट्टी साहब भी अच्छे जोड़ लेते हैं, आपको पता है, लेकिन ये जो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना, वाकई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि मैं तो खुद शौक में हूँ। 9 मई वाले जीत गए भाई, मंसूर साहब उठें, जागें, पानी पिए, 9 मई वाले सारे जीत गए। जो आप अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखेंगे, भाई ज़ाबिता इश्तिहारी है, कानून तो हरकत में आएगा, तो क्या स्टे के वजीर आला होंगे? खैबर पख्तूनख्वा में स्टे के वजीर आला होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो 2018 में हुआ, RTS बैठा, 2018 में भी एक दिन पहले, चाहे हनीफ अब्बासी साहब हों, चाहे ये कमर इस्लाम साहब हों, उनको एक दिन पहले नहीं उठाया गया था, 2-2 दिन पहले नहीं उठाया गया था इलेक्शन से।
नवाज शरीफ साहब अलाउड नहीं थे। मरियम नवाज की एक रैली, एक जलसा, अभी भट्टी साहब ने फरमाया, बड़े मेरे सीनियर हैं, बड़े, मैं तो इनकी फ़ैन हूँ, मैं मतलब बहुत इंजॉय करती हूँ भट्टी साहब के तज्जिए, लेकिन मसला ये है कि मरियम नवाज की एक जो रैली है ना, उसका टिकर तक नहीं चल सकता था, वो डिस्क्वालीफाई थी। इसके अलावा फिर वो जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे। अब जो बल्ले का मसला है ना, बल्ले का मसला वो है जी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। इमरान खान साहब ने तो कंटेस्ट करना नहीं था, बाकियों को कैसे कंटेस्ट करने देते? बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान साहब को भी हुकूमत नहीं बनानी है, उनको पसूड़ी डालनी है। क्यों नहीं हुकूमत बनानी? क्योंकि वो तो खुद वजीर आजम है नहीं, वो तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो वो कैसे देख लें किसी और को पार्लियामेंट के मनसब पे? ये भी तो एक प्रॉब्लम, वो अनाउंस ही किया है ना। तो उमर अयूब साहब हैं किधर? ये बार बार कह रहे हैं 92 लोग, बिल्कुल पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग जीते, 100% जीते। पीएमएलएन दूसरे नंबर पर है, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है, पर भाई इनको एक एहतमाम हुज्जत के तौर पर ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि आप बनाना चाहते हैं आप बना ले। ये पहले 92 बंदे तो लेकर के आए। उमर अयूब साहब किधर है? बताएं मुझे किधर है? अंडरग्राउंड है। एग्जैक्टली 90%। अभी पंजाब के अंदर नाम ले रहे हैं ये जिन लोगों का, किधर है मियां असलम इकबाल साहब? आपको पता है तो मुझे बता दें किधर है भाई, हम तो उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जब आप बात करते हैं कि आप गौहर खान साहब के हवाले से कि आप उनको किसी जगह पे नॉमिनेट करते हैं, अगर आप बात करते हैं लतीफ खोसा साहब के हवाले से, तो इन दोनों के तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे टाइज है। उस पीपल्स पार्टी के साथ जिनके को चेयरमैन आपकी बंदूक की नशिस्त पर थे, आपको याद है? फिर उसके बाद आज मौलाना साहब के साथ बैठ गए हैं। मौलाना साहब तो ख्याल से डीजल भरवाने गए होंगे, क्या करने गए होंगे? असद कैसर साहब को डीजल चाहिए होगा गाड़ी के लिए, होगी ना, पुरानी बातें होगी ना। अब तो अब आगे उन्होंने कहा है कि मौलाना साहब से गुफ्तगू होगी, आज हो गया राब्ता जेयूएफ। मैं वही तो कह रही हूँ, ये जो कमाल है ना, ये जो एक कमाल की मिराज है, जिस मिराज पर इमरान खान साहब फाइज है पाकिस्तान के अंदर, ना इससे पहले ना इमरान खान साहब की मौजूदगी में ना आगे कोई इस मिराज पे फाइज नहीं हो सकता कि जब अपनी सियासत बचानी हो तो ओए अमेरिका, जब अपनी हुकूमत बचानी हो तो अमेरिका जरा प्लीज अपने कर दें, हमारी जरा कोई तहकीकात कर दें। ये मैं आपको बताती हूँ, आपने गरीदा से सवाल पूछा, मुझसे नहीं पूछा, मैं आपसे नाराज हूँ। कौन सा? ये कि उन्होंने अमेरिका से क्यों कहा, ये नौबत क्यों आई? ये इसलिए नौबत आई क्योंकि इमरान खान साहब अमेरिका के क्लाइंट हैं, उनको क्लाइंट है। 45 दिनों की इन्होंने अपनी कैंपेन कराई, उनसे पीआर कैंपेन कराई 45 डेज की, $50,000 दे करके। उस 50,000 में से $35,000 ये अमेरिका को दे चुके हैं। जब आप उसके क्लाइंट होते हैं और फिर जब आपको चौधरी बनना होता है तो जरा सब तो बड़ा चौधरी होता है ना, उन्नू बुलान देना। अच्छा। आपने अगर अपना रोब जमाना होगा ना, आप कहेंगे मेरी फलाने से भी बात होगी, फलाने से भी होगी, मैं भी 4-5 नाम यहाँ पे फेंक दूंगी। अब जब आपने पूरी दुनिया के सामने अपना रोब जमाना है तो आप जो सबसे बड़ा चौधरी है ना, उसकी आप तड़ी लगाएंगे। क्यों चौधरी हो? आओ। बिल्कुल अमेरिका चौधरी है, लेकिन अमेरिका कौन होता है? कभी हमारे आर्मी चीफ ने, कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से कहा कि आपके ट्रंप वाले इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हम उनके साथ चलेंगे जो हमारी मर्जी के हिसाब से लेकर के आएंगे। बिल्कुल शफाफियत होनी चाहिए इंतखाबात में, मुझे उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जो भी इंटेरोगेशन है वो पाकिस्तान खुद करेगा, किसी के कहने पे नहीं करेगा। गरीदा फारूकी साहबा, हमने माजी के अंदर 2014 में हमने 126 दिन का धरना देखा इसी जमात की जानिब से, जब वो सिर्फ 4 हलकों की बात कर रहे थे। इस मरतबा तो वो 80 सीटों की बात कर रहे हैं। जो डर, जो खौफ इस बात का आता है कि क्या आने वाले महीनों के अंदर एक और धरना, एक और लॉन्ग मार्च, एक और मुजाहिरा तो नहीं हम देखने जा रहे? मंजूर साहब, ये आपका बड़ा अहम सवाल है, लेकिन आपकी इजाजत से इस सवाल से पहले मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी और कुछ सवाल करना चाहूंगी, लेकिन उनमें से पहले एक सवाल, सिर्फ इस सवाल का मुझे जवाब दे दिया जाए कि 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरह से कहा गया उस वक्त के DGISPR की तरफ से कि ये तब्दीली का साल है, कि आपने 2024 में देखा, सिर्फ इसका मुझे जवाब दे दें। इसी से आपको पता चल जाएगा कि 2018 बाप था रिगिंग का या 2024 बाप था रिगिंग का, कौन मुलव्विस था, कहां से सहूलतकारी हो रही थी। 2024 में आपको कोई ऐसा बयान ऑन द रिकॉर्ड सरकारी ओहदेदार की तरफ से, फौज के तर्जुमान की तरफ से, सिर्फ फौज का नहीं, तीनों अफवाज, तीनों आर्म फोर्सेस के तर्जुमान की तरफ से कहीं नजर आया था? इसका मुझे जवाब दे। नहीं, ऐसा तो कोई बयान नहीं है। कहीं लिखा गया कि ये साल फलां का साल है, ये साल PDM 1 का साल है, ये साल PDM 2 का साल है, बाकायदा ठोक बजा के बताया गया कि तब्दीली का साल है। ठीक। और हमारे पास वो सब चीजें मौजूद हैं कि किस किस तरह से हमारे पास मैसेजेस आते थे कि आपने सपोर्ट करना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद। और जब हमने नहीं किया, क्योंकि हम सहाफी हैं, हमारा काम किसी को सपोर्ट करना या ना सपोर्ट करना नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है उसको दिखाना है, जो गलत हो रहा है वो दिखाना है, जो सही हो रहा है वो भी दिखाना है। लेकिन गरीदा साहबा, अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है नदीम मलिक साहब को,
और उसके अंदर जो तहरीक अदम एतमाद थी, उन्होंने कहा कि जनाब इस सारी चीज़ के पीछे जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ थे, ये उनका नाम उन्होंने लिया। मैं हैरान हूँ वैसे जनरल फैज़ का किस तरह लिया, क्योंकि जनरल फैज़ तो उस पर DGISI नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये मूव जो है, जो मोहर लगाई गई वो एक्चुअली उधर से लगाई गई। तो क्या ये इमरान खान साहब की बात को सपोर्ट नहीं करती कि एक्चुअली पीछे से ये सब कुछ हो रहा था? सवाल करने के लिए जो मैंने आपसे गुजारिश की थी ना कि मुझे चंद सवाल करने हैं, तो एक तो मेरा वो तब्दीली के साल वाले हवाले से सवाल था, और दूसरे सवाल मेरे यही मौलाना फजलुर रहमान साहब से थे, बहुत एहतराम के साथ। उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, वो एक बड़े काबिल एहतराम मजहबी रहनुमा है। सियासी तौर पे उनको वोट अवाम दें या ना दें, ये उनकी जमात का, उनके अवाम का, उनके वोटर्स का मामला है। लेकिन अगर मौलाना साहब ये इल्जामात लगा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा और जनरल फैज के कहने पे लाई गई, तो फिर ये बताएं कि मौलाना साहब ये तहरीक अदम एतमाद ला के क्या अमरीका की आला-ए-कार बने, क्या JUIF अमरीका की आला-ए-कार बनी? ये मेरा सवाल है, क्योंकि इमरान खान का तो इल्जाम ये है ना कि अमरीका ने हुकूमत गिराई, बाहर से साजिश हुई और यहाँ पे लोग आला-ए-कार बने इमरान खान के मुताबिक, जिसमें जनरल बाजवा भी शामिल थे। फैज का नाम तो नहीं लेते इमरान खान साहब, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पता नहीं इमरान खान के बाप से मुलाकात से पहले जनरल फैज का नाम डाल के ये मुलाकात को शर्फ बख्शा है या मुलाकात का भट्टा बिठा दिया। लेकिन बहरहाल, तो क्या मौलाना साहब और JUIF जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, जो कि शरीयत नाफिज करना चाहती है, इस्लाम नाफिज करना चाहती है, अमरीकी जो इस्तेमार है उसके खिलाफ है, अमेरिकन हेजेमनी के खिलाफ है, क्या वो अमेरिका की आला-ए-कार बनी? ये मौलाना साहब को इसका जवाब देना चाहिए। और दूसरा सवाल मौलाना फजलुर रहमान से मेरा, कि हुकूमत गिरा के जो कि जमहूरी है, मुंतखब है, अवाम के वोटों से आई है, मौलाना खुद उस जमहूरियत का हिस्सा है, ये मौलाना फजलुर रहमान ने शरई काम किया या गैर शरई काम किया? ठीक, अगर तो गैर शरई काम किया तो फिर जिस जमहूरी सिस्टम का वो हिस्सा है, मौलाना खुद भी उस गैर शरई काम का हिस्सा बने। और अगर शरई काम किया तो फिर क्या खुदा ना खास्ता माजरत के साथ, एहतराम के साथ, फिर झूठ बोलने की सजा क्या है इस्लाम में? तो ये चंद एक मेरे सवालात हैं। मौलाना साहब अगर इनका जवाब दे दें, JUIF इनका जवाब दे दें, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब ने अपना गुस्सा निकाला है, एस्टैब्लिशमेंट पे गुस्सा निकाला है। पंजाबी में वो एक कहावत है, मैं उसको पंजाबी में नहीं कह सकती क्योंकि फिर वो खैर क्या कहना चाहिए कि गैर अखलाकी लगेगा। हम आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं कि आप गिरते गधे से हैं और गुस्सा आपको मार पे निकालते हैं। वोट आपको अवाम ने नहीं दिया, गुस्सा आप निकाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अगर आपके पास सबूत है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पैसे दिए हैं, तो जनाब इलेक्शन कमीशन हाजिर है, ट्राइब्यूनल्स हाजिर हैं, आप वहां जाएं, वहां जाके सबूत दें। पैसे लेने के सबूत होंगे ना, मुझे यकीन है मौलाना के पास सबूत होंगे। इतनी बड़ी बात, मौलाना जैसा जय्यद सियासतदान इतनी बड़ी बात बगैर किसी सबूत के नहीं करता, इल्जाम नहीं लगाते हैं कभी, वो हमेशा बड़ी ठोस बात करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये इरशाद भट्टी साहब, मौलाना साहब जो जिस नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, इसमें यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्चुअली ज्यादा नाराजगी उनकी KP के हवाले से ही है, जहां पे एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। और अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन कोई आधा पौना घंटा पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द ही जो है मौलाना साहब के पास मिलने के लिए चला गया। तो मौलाना साहब की जो रिजर्वेशन तो KP के हवाले से है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। देखिए, पहली बात तो है कि जब हम जय्यद सियासतदान पे आते हैं, जमहूरी सियासतदान पे आते हैं, तो फिर मुकम्मल बात करनी चाहिए। ठीक है, 2018 के बाद इमरान खान की हुकूमत में PDM बनी थी और PDM 1, और उसके सरबराह मौलाना साहब थे। 26 नुकात थे और लुब्बे लुबाब उन नुकात का था असली और वदिया जमहूरियत। अब मौलाना साहब ने जब धरना लाए और कॉल ऑफ किया, तो उन्होंने खुद बताया है कि जन फैज़ हमीद के कहने पर मैं धरना कॉल ऑफ करके गया था। ये थी PDM सरबराह की असली और वदिया जमहूरियत के अगले महीने आप इमरान हुकूमत फारिग कर देंगे और इलेक्शन करा देंगे, लिहाजा मैं धरना लेके प्लान A, प्लान B, प्लान C। ठीक है, अगले जय्यद पे आ जाइए। शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम आला हज़रत, कि मैं इलेक्शन से पहले ही 1 महीना पहले ही वज़ीर आज़म बन चुका था और काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। ये मेरे ख्याल से दुनिया की हिस्ट्री का अजीब व गरीब जमहूरी सियासतदान है। अगले पे आ जाइए। ख्वाजा आसिफ बताते हैं कि 2019 में ही हमसे रब्ता हो गया था और पहले हमें कहा गया था कि आप ले लें पंजाब हुकूमत, फिर मरकज़, ये उनकी ले लें। फिर ख्वाजा आसिफ बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया, सिर्फ एक चंद जुमले मंसूर भाई, इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया नवाज शरीफ साहब को, मतलब मेडिकल रिपोर्टें जाली थी। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, एक और जय्यद जरदारी साहब,
कि फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछते हैं कि कोई फार्मूला बनाओ। मैंने कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराओ। तो ये तो वो हैं सारे जय्यद। अब मौलाना साहब की बात उन्होंने एक और भी की है। उन्होंने कहा है कि हम सबको बुलाया गया, हम सबको बताया गया कि तरीके इत्मीदाद आने वाली है और किस तरह चलना है। चूंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पहले मोहर लगा दी, तो अब मैं अगर मोहर ना लगाता तो समझा जाता, हालांकि इस पे हंसना चाहिए, लेकिन चलो मौलाना साहब की बात कर लेते हैं कि मैं मोहर ना लगाता तो समझता कि इमरान खान को मैं बचा रहा हूं। मौलाना साहब ने आगे भी एक बात की है, इलेक्शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है और यह तासर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई है और ये भी तासर मौजूद है कि ये इस धांधली का सारा फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है। अब मुझे बताइए, मौलाना साहब की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की वजारत आला सदारत केपी और बाकी सारा के गंगा में मुझे क्यों नहीं स्नान करवाया गया इस 2024 की गंगा में। लेकिन इसके बावजूद मौलाना साहब उनका हिस्सा थे, उनके सरबराह थे। और आखिरी चंद जुमले, इस वक्त भाईजान इस मुल्क में चल रही है वो एक फिल्म थी, कभी खुशी कभी गम। मुल्क को देख लें, खुशी ये है कि इलेक्शन हो गए, गम ये है कि कैसे हो किस तरह के इलेक्शन हो गए। और आगे आ जाएं इस पे कौम पर कि वो निकली, उसने वोट डाला, खुशी ये है, गम ये है कि वोट डाला कहाँ से, निकला कहाँ से था। अच्छा, फिर आगे आ जाइए पीटीआई पे, खुशी ये है कि कप्तान जेल में, टीम सी, बल्ला नहीं, प्लेइंग फील्ड नहीं, उन्होंने 76 साल तारीख बदल दी। गम ये है कि वो कहते हैं हमारी 70-75 या 50 से 60 सीटें। और आखिरी बात पीपल्स पार्टी पर, खुशी ये है कि वो किंग मेकर है, गम ये है कि बिलावल भुट्टो नहीं बन सके। और मुस्लिम लीग नून, खुशी ये है कि इक़्तिदार पंजाब में मिल गया, गम ये है कि नवाज शरीफ दिखाया गया, शहबाज शरीफ लाया गया। तो ये अजीब व गरीब है। जय्यद सियासतदान, जय्यद जमहूरियत, ये सारे फिर ऐसे ही हैं। ठीक है, इंजॉय करें। मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा, लेकिन भट्टी साहब ने जो फिल्म का जिक्र किया, कभी खुशी कभी गम, तो वो गाने का जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ये है कि ना जुदा होंगे हम। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब तो लगता है वाकई जुदा हो गए नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से जो कभी सोचा नहीं जा सकता था, आज उनकी मुलाकात हो रही है JUFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। ये दोस्ती शुरू होते साथ ही ख़त्म हो जाएगी या ये अब लंबा सफ़र स्टार्ट होने लगा है? कुछ इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बीर सलीम साहबा, ये ब्रेक से पहले भट्टी साहब ने पूरी हमारे सामने एक फिल्म बताई आपको, किसको क्या क्या खुशियाँ क्या क्या गम है। तो उन्होंने फरमाया कि मौलाना साहब को तो इस बात का गम है कि भाई जब हर जगह सेटिंग हो रही थी तो फिर मेरा शेयर किधर गया बीच में, मैंने तो कुछ भी नहीं मिला। यही गम है मौलाना साहब का? मौलाना साहब को बिल्कुल यही गम है। और कभी खुशी कभी गम भट्टी साहब को लग रही है, मुझे लग रही है कि ये फिल्म है राजनीति, कि क्या लोगे क्या दोगे हैं। PDM के सरबराह थे मौलाना साहब जी। राजनीति, PDM की लड़ाई हो गई इस बात के ऊपर कि पीपल्स पार्टी निकल गई PDM से, क्योंकि रौला ये पड़ गया था कि PDM के हवाले से डिसाइड हुआ था कि जो सरबराही है ना PDM की, वो हर 6 महीने के बाद चेंज होगी। मौलाना साहब ने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि मियाँ साहब तो इस वक्त यहाँ पे थे नहीं ना, पाकिस्तान में नहीं थे, वो तो लंदन में थे। सो पीपल्स पार्टी नाराज हो गई और फिर उनके बाद टूट गई, तड़क करके हो गई। अब मसला यह है कि मौलाना साहब ने पक्का सदर बनना था, ये PDM के टाइम का वादा हुआ था और ये नून लीग ने भी किया था। ऐसे मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगी, ये हुआ था, ये यहाँ मेरी खबरों के एतबार से PDM के अंदर जब ये हुआ था, ये वादा हुआ था। बल्कि PDM से भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, आपको याद है एक मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जेल के अंदर नवाज शरीफ साहब से, उसके अंदर भी इस बात का इंदिया दिया गया था। देखिए अब जेल के अंदर ना बड़ा एक रिस्ट्रिक्टिव सा स्टाफ होता है, एग्जैक्टली पूरी खबर तो निकल के बाहर नहीं आती, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीजें ना आपको बहुत सी चीजें बता देती है। तो मौलाना साहब अपने आप को तभी से अपनी प्रोफाइलिंग सदर के तौर पे कर रहे थे। ठीक है। अब हुआ ये कि सदर बन गए आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि पता क्या, उनका ना डोमिसाइल बड़ा कमजोर है ना, माशाल्लाह इतना कमजोर डोमिसाइल, अल्लाह ताला मेरा भी ऐसा डोमिसाइल हो, भट्टी साहब का भी हो, गरीदा का भी हो, मंसूर अली खान साहब आपका भी डोमिसाइल इतना ही कमजोर हो कि सिंध के अंदर 15 सालों से कोई चिड़िया पर ना मार सके आपके बगैर, और अब ये चौथा टेन्योर आपको मिल गया है। पंजाब में जो करना है वो करो। 2 पंजाब के लीडर डिस्क्वालीफाई होंगे, 2 पंजाब के लीडर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन डोमिसाइल उनका कमजोर है। वो जो कमजोर डोमिसाइल वाले थे वो बन गए सदर, वो सदर भी बन गए, बड़ा कुछ और बन गए। अब मसला ये है, हाँ जी दोबारा नहीं, अब बन गए ना, वही तो मैं बात कर रही हूँ।
तो अब मसला ये है कि अब कमजोर डोमिसाइल वालों से तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि डोमिसाइल कमजोर है ना उधर, तो किससे लड़े? उसी से लड़ लें जिसके खिलाफ उसकी अपनी पार्टी ने साजिश की है। तो नवाज शरीफ पे मलबा डाल दो। मैं पार्टी साजिश की? नवाज शरीफ की पार्टी ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई है। जी जी बिल्कुल, मैं यही तो आपको बता रही हूँ। अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में मरियम औरंगजेब साहिबा से बात की, मैं तो इतनी हैरान हूँ, मैं उनकी सुन रही थी, क्योंकि जब मैं माइक अप हो रही थी मैं उनकी बातें सुन रही थी, तो मैं तो हैरान परेशान हूँ। वो कह रही है हमें रिजर्वेशंस हैं। तो भाई आप हुकूमत क्यों बना रहे हैं? क्या मजबूरी है? ऑपोजिशन में बैठे, अच्छा रिजर्वेशंस है, कुछ नहीं हो सकता। आपको भी शकूक व शुबात हैं नताइज के ऊपर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें उनसे कि पंजाब सूबों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी नजर आ रही है। बलूचिस्तान का भी मसला हल हुआ है। तो भाई आप ना नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस है वो दोबारा करा दें। क्या मजबूरी है? मजबूरी तो पूछना नून लीग वालों से। अब क्योंकि इनको पता है कि नवाज शरीफ साहब बोल नहीं रहे हैं, तो मौलाना साहब ने अपना कैरेक्टर एज ए पॉलिटिशियन, इसलिए मैं कह रही हूँ फिल्म कभी खुशी कभी गम नहीं है, ये है राजनीति। ये वो फिल्म है, ये है राजनीति। उन्होंने अपना, आप देखा करें टॉक शोज कम देखा करें, फिल्में ज्यादा देखा करें, आप बड़ा सीखेंगे, डायलॉग बड़े मारने सीखेंगे आप। अच्छा, तो मौलाना साहब ने कहा मैं क्या करूं, उन्होंने अपना सारा गुस्सा नवाज शरीफ पर निकाल दिया कि इसकी जो सीट है ना वो इसने नहीं जीती, किसी और ने जीती है। भाई मौलाना साहब से ये पूछ लें कि वो अपनी सीट क्यों हारे हैं? जितने कॉन्फिडेंस से वो ये बता रहे हैं पशीन में तो जीते कि नवाज शरीफ नहीं, तो पशीन में कैसे जीते? सीट एडजस्टमेंट की हुई थी, किसके साथ? वो महमूद खान अचकजई साहब के साथ। आप तो अली अमीन गंडापुर के ऑपोजिट नहीं जीत सके, सिंध की बातें कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आज 7 बजे। जी सिंध में हमें सीटें नहीं, मैंने कहा मुफ्ती साहब जान की अमान पाऊं तो आपसे पूछ सकती हूँ, आपने पिछले 10 सालों में सिंध में कितनी सीटें जीती हैं? सिंध का रौला मचा। मसला ये है कि भाई जरदारी से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका कमजोर डोमिसाइल है। नवाज शरीफ साहब बोलेंगे नहीं, उनकी मीडिया टीम तो ऐसी कमाल की है कि उन्होंने कहा डाल दो भाई नवाज शरीफ के ऊपर। आपको पता चला नवाज शरीफ साहब जीते हैं कि हारे हैं? उनकी मीडिया टीम ने क्या कहा आपको? उन्होंने मौलाना साहब को क्या जवाब दिया? मुझे बताएं, मुझे पता ही नहीं था, मैं फिल्में देख रही थी। लेकिन मेरे लिए तो हैरान बात यह है कि आप फरमा रही हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो पार्टी के अंदर से बगावत हुई है। गरीदा आप भी इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पार्टी के अपने अंदर से? क्योंकि मैंने भी देखा, ये थोड़ी सी मुझे बात याद आ रही है कि मैंने भी देखा कि नून लीग के कई लोग जो हैं फॉलोअर्स, जो खास तौर पे लंदन वाले थे जो उनके साथ आए हुए थे, वो बड़े गम में मुब्तला थे, वो बड़े शेर व शायरी भी गम वाली सारी कर रहे थे। क्या होया कि हम तो मियाँ साहब को चौथी दफा वजीर आजम बनाने के लिए आए थे। ये बिनी सलीम साहिबा ने आपके सामने खबर फोड़ दी है, तो तफसीलात आप उनसे ही पूछें। लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरी भी इत्तलात है कि यकीनी तौर पे पार्टी के अंदर से कुछ ना कुछ तो हुआ है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके खिलाफ नहीं तो उनके हवाले से लाजमन हुआ है। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ आप साजिश का बयानिया नहीं बना सकते। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान से जाना, सेहत की बुनियाद बनाया जाना या उसको डील कहा जाना, जो भी आप उसको कहें, लेकिन उन 4 सालों ने 2017 ऑनवर्ड्स 2018 ऑनवर्ड्स बहुत नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल तितर बितर होके रह गई है। इमरान खान के हवाले से आप जो मर्जी तनकीद करें, लेकिन एज उसको ये हासिल है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे जेल में है, पाकिस्तान में है। तो ये वर्कर के लिए एक बड़ा, आप कहना चाहिए कि बड़ा एक स्ट्रेंथ का जो है ना वो जरिया होता है कि उसका लीडर उसके साथ मौजूद हो, रोजाना की बुनियाद पर राब्ता हो रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नवाज शरीफ की दूरी, फिर उसके साथ साथ कलसूम नवाज साहिब। मुझे इससे एक बात याद आई, मैं थोड़ा सा अपना एक माजी का प्रोग्राम मैं चेक कर रहा था इलेक्शन से पहले। मैंने उस वक्त आपसे सवाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीतेगी, तो आपने फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 से 30 सीटें जीतेगी। गलत असेसमेंट हुई आपकी? आपने एवेल्युएशन आपकी नजर में कुछ ठीक नहीं हो सकी? आजाद उम्मीदवार हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उनमें से बहुत क्वेश्चनेबल है, बहुत से क्वेश्चनेबल है। अनफॉर्चुनेटली जो हारे हैं उनकी तादाद, जैसे ख्वाजा साद रफीक, क्यों नहीं वो मुतालबा कर रहे NA 122 की सीट का? 2002 के इलेक्शन से कम अज कम मैं ये हल्का कवर करती हुई आ रही हूँ। उस वक्त NA 122 का हल्का होता नहीं था, इसका नाम हमेशा चेंज हुआ है। आप लाहौर के बासी हैं। NA 122 में जो एक डेंट है वो उस वक्त पड़ा 2018 में, लेकिन वो भी सिर्फ क्लिफ्टन या कैंट के एरियाज में, जहां की एलीट तबका था जो वोट देने ख्वाजा साद को पहले कभी नहीं निकलता था, वो एक रिडंडेंट तबका था। ठीक है। ख्वाजा साद रफीक हार जाए, NA 122 का हल्का, जबकि 2018 के इलेक्शन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेव कहां नहीं पहुंची हुई थी, सुनामी से भी ऊपर तक पहुंच गई हुई थी, उसमें भी जिमनी में शेर के मुंह में हाथ डाल के ख्वाजा साद रफीक, ये उल्टा हो जाएगा कहावत, बट स्टिल शेर के मुंह में हाथ डाल के वो जिमनी में अपनी सीट वापस लेके आए और ज्यादा वोटों से वापस लेके आए। तो इतनी बड़ी वेव में ख्वाजा साद रफीक अपनी सीट वापस ले और अब वो आराम से कह दे कि मैं रिकाउंटिंग नहीं करवा रहा, वो तस्दीक, ये कम अज कम सहाफी
ये मुझे नहीं समझ भट्टी आता। साहब, खुर्रम दस्तगीर भट्टी मुझे साहब, समझ नहीं आता। राणा सनाउल्लाह का ठीक है, फैसलाबाद में नून लीग कमजोर रही ठीक, है। मुझे टाइम जरा कम है। भट्टी साहब आपके कमेंट सर, वो कह रही नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हुआ है, कोई ना कोई गेम तो डली है कि ख्वाजा साद रफीक हार गए। भट्टी साहब आपको समझ आ रहा है, आप भी जरा समझा दें। जी मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है। पहली समझ तो ये आ रही है कि चूंकि शेर ने अकाब को वोट डाले थे, इसलिए शेर पीछे रह गया, अकाब आगे निकल गया। और कुर्बे क़यामत की निशानी कि लाहौर के नवाज शरीफ का अगर कोई टक्कर का सियासतदान है तो वो ओन चौधरी है, वोटों के लिहाज से। दूसरा समझ आती है बयानिया लेस, परफॉर्मेंस लेस, मकबूलियत लेस। तीसरी समझ आती है विक्टिम कार्ड। भट्टी साहब, गरीदा फारूकी साहिबा फरमा रही हैं कि शेर और उकाब का मुकाबला नहीं था वहां पे वो अल्फाबेट के और शेर का मुकाबला था, साद रफीक साहब वाला, वो ये फरमा रही है। नहीं, गालिबन उन्होंने मेरी बात समझी नहीं। मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा था, उन्होंने वो हिसाब किताब में चली गई। मैं कह रहा था कि वहां हाउस ऑफ शरीफ ने ओन चौधरी को वोट डाला। अच्छा, इसका ये मतलब निकाल रहा था। और अगर हाँ, ये मैं इतना तो कम अज कम मुझे भी पता ही होगा कि वहां शेर और उकाब का मुकाबला नहीं था। खैर, लेकिन इशू ये है भाईजान के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे, एक तो साड़ी गल हो गई, और जिस तरह लाया गया और जिस तरह हमें बताया गया कि उम्मीद आ रही है, तरक्की आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, मेरा ये कंसर्न है, मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं और मरीम नवाज साहबा के लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं। पहली खातून वज़ीर आला बनी हैं, बाद में उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन मेरा ये कंसर्न थे कि यही वो वक्त था कि जब एक सियासतदान बड़ा बनता है या छोटा बनता है, वो कहते कि भाईजान मुझे इस कौम ने मैंडेट नहीं दिया, पहला हक है तहरीक इंसाफ का, अगर वो नहीं बना पाते तो हम बनाएंगे। और मैं बनाऊंगा, सर मेरा टाइम खत्म हो गया। मैं बनाऊंगा, मैं आऊंगा एज ए वजीर आजम। थैंक यू। मैं आऊंगा एज ए थैंक यू इरशाद भट्टी साहब, गरीदा फारूकी साहब, बीनी सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आई विश ये डिस्कशन मजीद आगे बढ़ सकती है, लेकिन टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।